बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। बहुत सारी हैपनिंग हुई हैं गुज़िश्ता 3-4 दिनों में कि जब हमारा शो नहीं होता, और इस हफ्ते का चूँकि हमारा पहला शो है तो आज अब बहुत सारी पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी जो मौज़ूआत हैं उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे अपने शो में। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ अपने अख्तिताम को पहुँची, साथ साथ कुछ रमीज़ राजा साहब के हवाले से खबरें भी जो है वो लीक हुई हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, और भी दीगर मामला हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े कि जिनको हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे इंग्लैंड से पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टार ऑलराउंडर यासिर अरफात। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप के बाद पाकिस्तान ने ICC वनडे रैंकिंग में भी भारत को पीछे छोड़ दिया। PSL के मैचेस मुल्तान में कराने की कोशिश करेंगे चेयरमैन PCB रमीज राजा। पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल न्यूट्रल है। उम्मीद है 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत शिरकत करेगा। ICC के CEO जेफ एलरडाइस। तोबा हसन ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मई का अवार्ड अपने नाम कर लिया। कश्मीर प्रीमियर लीग के स्टार बैट्समैन काशिफ अली का वोस्टरशायर से मुआहदा। पाकिस्तान की अनीता करीम ने एक और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स टाइटल जीत लिया। बॉक्सर उस्मान वजीर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का टाइटल अपने नाम कर लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का फिजिकल फिटनेस कैंप 15 जून से एबटाबाद में शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका ने भारत को दूसरे T20 मैच में भी शिकस्त दे दी। अगर कोच ब्रैंडन मैककॉलम ने चाहा तो मैं पाकिस्तान में टेस्ट मैच जरूर खेलूंगा, मुइन अली। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। अब हमारे ज्वाइन कर लिया यासिर अरफात ने, उनसे बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला से। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम अली भाई। यासिर, ये बताइए क्या मसरूफियत आजकल चल रही हैं? कुछ नहीं, समर यहाँ पे इंग्लैंड में चल रहा है और क्रिकेट भी हो रही है, खेल भी रहा हूँ और कोचिंग भी चल रही है, तो बस इसी में बिजी है थोड़े। ठीक है। और यासिर, आपने पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज देखी? जी बिल्कुल, मैंने मैचेस देखे और बड़ी अच्छी, ऑल्दो वहाँ पे गर्मी बड़ी थी मगर उसके बावजूद मुल्तान के क्राउड ने जो सीरीज का जो मजा था दुबारा कर दिया। ठीक है। और मुल्तान में आपने काफ़ी क्रिकेट खेली होगी। ट्रेडिशनली जो पिच है ये बैट्समैन को सूट करती है, बैटर्स के लिए परफेक्ट और आइडियल ये पैराडाइज है, और इस पर तब अभी वैसे ही पिच बनी, कोई इसमें तब्दीली नहीं थी। तो आपको लगता है कि एक ऐसे पिच के ऊपर कि जहां पर रन्स की बरसात हो, दोनों टीमों ने एज पर मेरिट खेला है? देखिए, अगर पिच की बात कीजिए, आजकल स्पेशली वनडे क्रिकेट हो या T20 हो, मोस्टली यही होता है कि वो बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है, और इस सीरीज में भी हमने यही देखा। वेस्ट इंडीज की टीम को अगर देखें तो उसने बड़े नाम नहीं थे उस टीम में कि जो जिस तरीके से ये सीरीज हुई है। गिने चुने नाम थे जो आप कह सकते हैं कि कोई जो वर्ल्ड रिनाउंड किस्म के प्लेयर थे, मैच विनर थे, उसकी वजह से उसके बावजूद भी वेस्ट इंडीज ने अच्छी क्रिकेट खेली पैचेस में, मगर पाकिस्तान ने भी बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली। थोड़ी सी देखिए, ऑलवेज इंप्रूवमेंट होती है, इंप्रूवमेंट की जगह होती है। जिस तरह मिडिल ऑर्डर की बात कर लें, ओपनर की अगर बात फखर जमान की बात कर लें, और बॉलिंग में अगर आप बात करें वहां पे भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ऑल्दो हम लोग सीरीज जीते हैं, मगर यह है कि अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, सीरीज हम जीते हैं, अपने वाइट वॉश कर दिया, क्लीन स्वीप कर दिया, ICC रैंकिंग में हम नंबर 4 पर आ गए, भारत को अपने पीछे कर दिया। लेकिन यासिर, आप पूरी दुनिया की क्रिकेट को कवर करते हैं, पूरी दुनिया में आपने जाके लीग खेली हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम की जो तैयारियां हैं दुरुस्त समत में, क्या पाकिस्तान इस स्क्वाड से अगला जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है इंडिया में, क्या एक टीम को शेप में देने में कामयाब हो गया है? देखिए, वही जिस तरह मैंने कहा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अगर रिसेंट में अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें तो 6 में से 5 सीरीज पाकिस्तान जीता है। ऑल्दो कंपैरेटिवली हल्की टीमें आती थी, कोविड की वजह से फर्स्ट स्ट्रेंथ नहीं आती थी टीमों की, मगर उसके बाद देखिए, अगर इंग्लैंड का टूर जो पाकिस्तान का था, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ये था कि वहां पे हम अपने आप को गेज कर सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस स्तंभ में जा रही है। वहां पे पाकिस्तान टीम ने स्ट्रगल किया उनकी, हालांकि आप BCD कोई भी टीम कह सकते हैं, वहां पे आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक हुआ वहां पे जाके। ओवरऑल बाकी टीमों पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी देखें, उनके प्लेयर IPL में चले गए थे, जिम्बाब्वे देख लें, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये इतनी कोई टफ टीमें नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट 2 मैचेस जो पाकिस्तान होम सीरीज में जीता, उसको देखते हुए कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेली है। कुछ जिस तरह मैंने कहा कि जरूरत है, जिस तरह ऑलराउंडर्स की बात कर लें, शादाब ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी पिछले मैच में, वसीम जूनियर एक अच्छे ऑलराउंडर की शेप में बन सकते हैं। तो अगर आप वर्ल्ड कप की
की बात करें तो आपको 5 बॉलर्स पे जिस तरह भी हम जा रहे हैं, हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। शादाब को, नवाज और वसीम जूनियर को एज ऑलराउंडर ट्रेन किया जाए, उनकी बैटिंग को बेहतर किया जाए, जिसकी वजह से बाबर आजम को एक ऑप्शन मिल जाएगी कि 6वां बॉलर जो होता है वनडे में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह की आजकल के रूल्स एंड रेगुलेशन है, फील्डर रिस्ट्रिक्शन होती हैं, आपके पास एक बॉलर ऐसा होना चाहिए जो कि आपके मेन बॉलर को अगर मार पड़ भी जाए तो आपके पास ऑप्शन हो। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे पाकिस्तान को अभी काम करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा यासिर, आपका डेब्यू हुआ इंडिया में, उन पिचेस को आप समझते हैं, पाकिस्तान में आप डोमेस्टिक इन्हीं पिचेस पे खेल के इंग्लैंड गए, फिर आपका इंडिया में डेब्यू हुआ और बड़ा ड्रीम डेब्यू था आपका, बड़ा तारीखी डेब्यू था। पाकिस्तान की अगर स्ट्रेंथ को देखते हैं, अगर मैं सिर्फ अभी बॉलिंग के वाले से बात करता हूं, तो क्या पाकिस्तान के बॉलर चाहे फास्ट हो या स्पिन हो, क्या आपको लगता है कि इतने केपेबल हैं ये कि जो वर्ल्ड कप इंडिया में उन पिचेस पे खेला जाएगा जहां पे अमूमन डेड विकेट्स होती हैं, कि जो सामने वाली टीम को एक महदूद स्कोर पे आउट कर लें? देखिए, क्वालिटी तो हमारे पास है। जिस तरह हम जब सीरीज शुरू होने से पहले हम लोग बल्कि क्लेम भी कर रहे थे कि हमारी बॉलिंग जो है बड़ी फास्ट बॉलिंग स्पेशली जो है बड़ी ही अटैकिंग किस्म की, जिसमें शाहीन है, हारिस रऊफ हैं, हसन अली हैं। मगर जब मैचेस खेले गए उसके बाद आपको पता चला कि हसन की जो फॉर्म है वो अभी तक वापस 50 ओवर की अगर आप बात करें वो वापस नहीं आई। वो थोड़ा सा एक है उसमें आप कह सकते हैं कि हसन को अगर परफॉर्म नहीं कर रहा कंटिन्यूसली, कुछ सीरीजों से वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपको शाहनवाज नानी आपके पास ऑप्शन है। वर्ल्ड कप को देखते हो, अगले साल अगर वर्ल्ड कप है तो आप इस प्लेयर को आप एक लंबा गो दे सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। वसीम जूनियर बहुत ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कॉन्फिडेंस देख के बड़ी खुशी होती है। अभी उनको बैटिंग में उतना मौका नहीं मिला, तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। मगर एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, जितनी ज्यादा क्रिकेट होगी है, लीग हो गई है, वनडे फॉर्मेट है, T20 और टेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स के लिए हो गई है, जिसमें शाहीन का मैं नाम लूंगा, हारिस, इन लोगों को थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा स्टेप इन करके इनकी जो लीग का जो है, जिस तरह काउंटी क्रिकेट खेलने आए, बाकी भी लीग इनको खेलने दी जाती है, उसमें थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस किया जाए। अगर पाकिस्तान इन्होंने खेलना है, पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म करना है, तो मैं चाहता हूं कि ये लड़के जब पाकिस्तान के लिए खेलें तो फ्रेश हो। जब आके वो उनकी जो मैं देख रहा हूँ कि उनकी पेस में कमी आ रही है। शाहीन की पेस अगर आप देखें जिस तरीके से उन्होंने शुरू किया था, अब वो उतना वो इफेक्टिव नहीं होते, इसी वजह से कि उनकी पेस में कमी आ गई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो मैनेजमेंट है, सेलेक्टर्स हैं, इनको चाहिए कि इन प्लेयर्स को थोड़ा सा बेहतर लुक आफ्टर करें, ताकि पाकिस्तान के लिए जब खेलें तो फ्रेश आके खेलें। ठीक है, बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी टीम को मजीद। और शाहीन की पेस के वाले से बात की है, शाहीन अपने आप को एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर कन्वर्ट करते हमें नजर आ रहे हैं। यासिर अरफात खुद बड़े ज़बरदस्त सीजन ऑलराउंडर है, इस पर बात करेंगे। टीम की सिलेक्शन के हवाले से बात करेंगे और भी दीगर मौजूद उनको डिस्कस करेंगे यासिर अरफात के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले यासिर अरफात बात करते हैं पाकिस्तान के फास्ट बैटरी के वजह से। आपको लगता है यासिर कि जिस तरह से शाहीन आफरीदी और जिस तरह उनके जो कोच है रियाज आफरीदी, खुद भी टेस्ट क्रिकेटर है, आप उनके साथ खेले होंगे, कि अपनी शायद बैटिंग पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और 12 हमारे साथ शो में रियाज आफरीदी आए और उन्होंने ही कहा कि वो अपना वर्कलोड जो है वो मैनेज कर रहा है, उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपनी मेहनत वो जारी रखे हुआ है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, सीजन कोच भी हैं, आप ऑलराउंडर भी हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपको उनकी पेस कम नजर आ रही है। तो वजह ये तो नहीं कि अपनी बैटिंग पे शायद तवज्जो दे रहे हैं, और उसको उन्होंने बैटिंग की परफॉर्मेंस से अपना इजहार भी किया है? देखिए, वो उनकी एज, वो यंग है अभी, इस एज में इतना पता नहीं चलता। आप खेलते तो रहते हैं, आप नजर तो आते हैं कि आप फिजिकली बताते हैं कि मैं फिट हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मुझे कोई इंजरी नहीं है। मगर देखने वालों को ये जज लोग कर लेते हैं और देख लेते हैं, क्योंकि जब टीवी पे मैच आ रहा होता है तो आपको पता चल जाता है कि लड़के की जो एनर्जी लेवल है या उसकी पेस है, उससे आप आइडिया लगा लेते हैं। अब बैटिंग की जो बात करें, बहुत अच्छी चीज है ये, जितने भी हमारे फास्ट बॉलर्स को उनको बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आपकी मेन बैटिंग या मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है तो आपके ऑलराउंडर्स या जो बॉलर नीचे से आके, आपने पास में देखा होगा कि वसीम अकरम और वकार यूनुस ने, इवन मुश्ताक अहमद ने बैटिंग पे मैचेस पाकिस्तान को जिताए। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि शाहीन अफरीदी अपनी बैटिंग पे भी तवज्जो दे रहे हैं। मगर अल्टीमेटली उनकी जो स्किल है, वो जो उनकी जो स्पेशलिटी है, वो यही बॉलिंग की है। तो हमें चाहिए वो शाहीन अफरीदी ऐसा कि जो 90 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करे, उसके साथ वो जो उनके पास स्विंग है, जो उनका जो लीथल जो इन स्विंग राइट हैंडर्स को है, वो उनके पास होना चाहिए। और उसके लिए यही है कि जितना आप
अपने आप को अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे और पिक एंड चूज करके मैचेस खेलेंगे या लीग खेलेंगे तो आपकी क्रिकेट में बेहतरी आएगी। ठीक है। अच्छा, रिजवान की परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं, क्योंकि लोग ये बात करते हैं कि टेस्ट में और वनडे में जो है वो रिजवान उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह से वो T20 में परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। तो रिजवान की परफॉर्मेंस को आप समझते हैं कि थोड़ा सा उनको अपनी कारकर्दगी को इस फॉर्मेट में बेहतर बनाने की जरूरत है, या आप समझते हैं फिर वापस हमें जो घूम फिर के फिर जो सरफराज के ऑप्शन की तरफ जाना होगा? देखिए, रिजवान की अगर आप बात करें तो टेस्ट में भी, वनडे में तो, T20 में तो वाकई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस उनकी है। टेस्ट में भी अगर आप देखें, आप न्यूजीलैंड में भी और इवन बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट में उन्होंने 100 या 90 आउट के जो इनिंग खेली थी, बड़ी अच्छी मैच सेविंग है, जो बड़ा अच्छा खेले थे, वो टेस्ट में भी अच्छा खेले। मेरा जो कंसर्न है वो ये जो वनडे में जो है वो उनको मेकशिफ्ट एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आप देखें कि एक प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 बड़ा ही वाइटल एक नंबर होता है, जिसमें आप पास में जाए, जावेद मियां या इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक, ये लोग खेलते थे। तो उनकी अब इनकी रिजवान की जो एवरेज है 28 की वनडे की एवरेज है। तो आपके अगर अर्ली ऑन, अगर मुश्किल कंडीशन पे अगर आप जाके या प्रेशर मैचेस में जाके अगर आपके अर्ली ऑन 1 या 2 खिलाड़ी आउट हो जाएं, तो आपका एक ऐसा प्लेयर है जो ऑलरेडी इतना स्टैब्लिश नहीं है मिडिल ऑर्डर में, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका हल ये है कि आप जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, जिसमें साहबजादा फरहान, मुझे ये लगता है कि मिडिल में अगर उनको ट्राई किया जाए वर्ल्ड कप के लिए। कामरान गुलाम ने भी परफॉर्म किया है, कामरान गुलाम प्रूवन प्लेयर, अंडर 19 से खेलते आ रहे हैं, अभी उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया फर्स्ट क्लास का, वो वनडे में भी बुरे प्लेयर नहीं है। कामरान गुलाम जैसे प्लेयर का क्या कसूर है? देखिए, कामरान भी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। उनकी अगर फर्स्ट क्लास की एवरेज और परफॉर्मेंस देखिए एक्सेप्शनल है। वनडे में अगर आप बात करें, साहबजादा की जो एवरेज है वो 57 की है, कामरान गुलाम की 37 या 38 की है। तो अगर आप इन चीज को देखते हुए मिडिल ऑर्डर में अगर आपको कोई प्लेयर चाहिए, कामरान तो मेरे ख्याल से टॉप ऑर्डर में नंबर 3 तक खेलता है। अगर 4 नंबर की बात करें, साहबजादा फरहान बड़ी अच्छी ऑप्शन है, जो कि ऑलरेडी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है और एक मैच्योर प्लेयर है। ये भी नहीं है कि वो जल्दी उसको आप मौका देंगे, उसको ट्राई किया जा सकता है। रिजवान अपने वनडे में जो है वो नीचे ही आगे खेलें, आपको एक मिडिल में एक अच्छा स्टैब्लिश प्लेयर चाहिए। ठीक है, लेकिन जो बनी बनाई प्रोडक्ट है इफ्तिखार, जिसको हम बड़े कहते थे कि जी मिडिल ऑर्डर में ये स्ट्रेंथन करेंगे टीम को, इनके होने से हमें बॉलिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस सीरीज में उनको, पूरी सीरीज में उनको बेंच पे बिठा के रखा गया। तो आपको लगता है कि हम बात तो कर रहे हैं साहबजादा फरहान की, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया, मैं कामरान गुलाम को मैंने उसका इशू रेस किया, लेकिन जो इफ्तिखार है, जो बनी बनाई प्रोडक्ट है, जिसमें इतना इन्वेस्ट किया, उनको हमने एक मैच भी नहीं खिलाया। देखिए, हमारी थोड़ा सा क्रिकेट का अलमिया ये रहा है कि हम बहुत जल्दी कर जाते हैं प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हुए भी और ड्रॉप करते हुए भी। मुझे ये लगता है कि इफ्तिखार एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है, मगर उनके साथ जो हैंडलिंग की गई, फिर उनके साथ जो मिसबाह उल हक की छाप लग गई कि वो उनको सपोर्ट करते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, हर प्लेयर्स का या कोच का, कप्तान की लाइकिंग डिसलाइकिंग तो होती है। वो इफ्तिखार कोई बुरे प्लेयर नहीं, अच्छे प्लेयर हैं, मगर जो हैंडलिंग हर मैच के बाद, हर टूर के बाद ड्रॉप इन अंदर और बाहर टीम में करते करते अभी तक देखिए 3 साल से 4 साल हो गए। इफ्तिखार एक स्टैब्लिश प्लेयर अभी तक बन चुके होते हैं, अगर उनके साथ हैंडलिंग या जो मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, कोचेज की, कप्तानों की, वो जरा बेहतर होती तो मेरे ख्याल से अभी तक वो डेवलप हो जाते मिडिल ऑर्डर। मगर अभी भी देखिए, नहीं उनको खिलाया आपने। एक यंग लड़के को, कीपर को पहले टीम में डाला, उसके बाद देखिए, मैं उसके भी खिलाफ नहीं, एक अच्छा क्रिकेटर है, यंगस्टर है। अच्छा, मैं आता हूं हारिस के ऊपर, मैं यासिर, मैं हारिस के ऊपर आता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइएगा कि बाबर आजम के, अभी बाबर आजम ने क्या कहा, जरा मैं ये भी सुनवा देता हूं कि बाबर आजम ने क्या कहा, और उसके बाद फिर मैं जरा सा यासिर अरफात से पूछता हूं कि ऐसी क्या थी, ऐसा क्या प्रेशर था, किसकी कॉल आ गई, किसने जो इन्फ्लुएंस किया कि बाबर आजम पहले क्या कह रहे हैं 1 हफ्ते पहले, और 1 हफ्ते बाद वो अपना डिसीजन चेंज कर गए। जरा सुनाइएगा प्रोडक्शन टीम क्या कहा था बाबर आजम ने। देखें, अभी टू अर्ली है कि आप चांस दें। रिजवान परफॉर्म बिल्कुल वैसा नहीं हो पा रहा, लेकिन जो वो परफॉर्म कर रहा है वो काफ़ी अच्छा, और उस जो पोजीशन है उस पर वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है हमें एज अ टीम और एज अ प्लेयर। अभी मेरे ख्याल से हमारी जो कम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है, और पूरा बिलीव है मुझे रिजवान पे, और जिस तरह हमेशा मुझे उस पर रहता है कि वो मेरे लिए बैक पे खड़ा रहता है और टीम के लिए भी बैक पे खड़ा रहता है। तो बिल्कुल फॉर्म तो अप एंड डाउन होती रहती है। एज अ टीम आपका कम्बिनेशन मैटर करता है कि किस कम्बिनेशन से जा रहे हैं। देखिए, शान मसूद ऊपर वाले नंबर पे खेलता है और नीचे वाले पे वो अनयूज होगा। मेरे ख्याल से वो उसके लिए अनफेयर होगा कि अगर हम उसको डालें और उसको बोलें कि आप 5वें या 6वें नंबर पे खेलें, तो वो मेरे ख्याल से उनके लिए अनफेयर होगा। बिल्कुल उनको हमने नज़रों में रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह हमें लगेगा तो हम ज़रूर। अब हर एक बंदे का अपना
पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का और बोलने का, उनको लगता है कि डोमिनेट नहीं हूँ, डोमिनेट हूँ, बेफिक्र हैं। जी, आपने सुनी बाबर आजम की गुफ्तगू, यासिर ने भी सुनी होगी इस गुफ्तगू को। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके ख्याल में बाबर आजम की जो बैटिंग है उस पर तो कोई दो राय है नहीं है कि वो परफॉर्मेंस करते हैं, रिकॉर्ड सास प्लेयर हैं। एज ए कैप्टन आप उनको कैसे देखते हैं? एज ए पर्सनैलिटी की अगर हम बात करते हैं, आपने कोचिंग कोर्स किए हैं, बाबर आजम को आप किस तरह रेट करते हैं? देखिए, आपके पास ऑप्शन की अगर आप बात करें, अब वो हिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं ना कि हमारे पास ऐसे ऐसे कप्तान रहे, उस चीज़ को अब हमें भूल जाना चाहिए। अब जो आपके पास ऑप्शन है, बाबर आजम एक कंसिस्टेंट तीनों फॉर्मेट का आपके पास ऐसा प्लेयर है कि जो परफॉर्म करता है, तो एक वही ऑप्शन नजर आती थी कि अगर लॉन्गर टर्म में भी आप देखते हैं कि यंग प्लेयर को बना देते हैं तो अब अगले आपके 5 या 10 साल जो भी है एक आपको कप्तान मिल जाता है। वेयर आप देखें पिछले बोर्ड में आपने देखा अजहर अली को कप्तान बनाया, कभी किसको बनाया, वो फिर 1-2 सीरीज हारते हैं, प्रेशर पड़ता है, वो कर देते हैं, फिर प्लेयर की अपनी परफॉर्मेंस। बाबर आजम बिल्कुल कप्तान उस तरीके से नहीं उतनी अच्छी कप्तानी करे जितना पास में या दुनिया के बाकी कप्तान कर रहे हैं, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाबर सीख रहा है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही है। लेकिन यार आप कह रहे हैं कप्तान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो बड़ी बहस ये छिड़ी हुई है कि कप्तानों की लाइन लगी है। शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर को टाइटल जितवाया, लोग उनको कहते हैं कप्तान बना दो। शादाब क्या कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कप्तान बनाया, कहते हैं उनको कप्तान बना दो। इसके अलावा कहते हैं लोग ये कहते हैं कि कप्तान भले बाबर आजम है लेकिन कप्तान तो पीछे से रिजवान है। तो कप्तानों की तो एक लाइन लगी हुई जो पीछे बाबर आजम को रिप्लेस करने के लिए तैयार है। नहीं तो लाइन तो जितने मुंह उतनी बातें हैं, और जितने आप क्या कहते हैं, आप लीगों की परफॉर्मेंसेस की बिना पर तो आप पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं बना सकते। वगैरह बाबर आजम को अगर आप देखें तो उसकी पीएसएल की टीम बॉटम पे रही, मगर पाकिस्तान की कप्तानी की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछली 6 में से 5 सीरीजें वो जीता हुआ है, ये आप सबके सामने है। मेरा शाहीन अभी देखें, या वो कप्तानी करेगा या वो बॉलिंग करेगा, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको देखनी पड़ती हैं। फास्ट बॉलर को इंजर हो जाता है, फिर आपको एक नया बंदा ढूंढना पड़ता है, तो काफी चीजें आपको देखने पड़ते हैं कि आप फिर आपको क्या लगता है कि बाबर आजम आपको लगता है बाइख्तियार कप्तान है? अगर बाइख्तियार कप्तान है तो वो पहले एक तरफ कहते हैं कि हारिस को खिलाना जल्दबाजी होगी, फिर एक हफ्ते बाद खिला देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि रमीज राजा की लाइकिंग में हारिस, जिसकी वजह से जो है वो हारिस खेल गए। तो फिर बाबर आजम पहले गलत है या फिर बाद में गलत है? देखिए, ये इस तरह की जो अगर चेयरमैन अगर कोई किसी प्लेयर की एक इनिंग पे या किसी पे कमेंट दे दे कि वो फ्यूचर है पाकिस्तान का या फाइंड ऑफ द पीएसएल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि सिलेक्टर्स को इन्फ्लुएंस होना चाहिए और ना ही कप्तान को। एक सिस्टम होना चाहिए कि एक लड़का जो डोमेस्टिक की मैंने जिस पहले भी बात की, तो जो बंदा हजार रन कर रहा है सालों साल से, वो फिर किधर जाएगा कि एक लड़के ने पीएसएल की एक इनिंग में परफॉर्म कर दिया, और किया भी किसने? एज अ ओपनर। आप यहाँ पे आपके उसको मिडिल ऑर्डर में कभी उसको कीपिंग करा रहे हैं, फोर्स किस्म का आप वो प्लेयर को अंदर इंडक्ट करा रहे हैं और खिला रहे हैं और फ्लॉप हो रहे हैं। तो इस तरह आप देखें, आपके प्लेयर तो इसमें डेवलपमेंट की, ये पाकिस्तान टीम तो जगह नहीं है। ये शाहीन या पाकिस्तान के ए टूर्स होते हैं इस तरह के प्लेयर्स को ग्रूम करने का, उनको उनकी स्किल्स को बेहतर करने का। तो इस तरह के आप सिलेक्शन करेंगे तो फिर लेकिन आप अभी आप शाहीन की बात कर रहे हैं कि जिसको हम शाहीन नहीं कर सकेंगे। यासिर, अभी आप शाहीन की बात कर रहे हैं, लेकिन शाहीन पे जिसको हम ग्रूम करने की कोशिश करते हैं उसको तो पाकिस्तान टीम खिलाते नहीं है। उसको तो हम ये देखते हैं कि जनाब ये उस दूसरी पार्टी का प्लेयर है, ये डायमंड के ग्राउंड पे खेलता है, ये शकील शेख का प्लेयर है। रोहिल नजीर की मैं बात कर रहा हूं कि आपने उसको शाहीन का कप्तान भी बनाया, उसने शाहीन से जाके परफॉर्मेंस भी दी। फिर अभी अंडर 19 में अब्दुल हसीब परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। डोमेस्टिक की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट ही डोमेस्टिक क्रिकेट का हूं, हम रेहान आफरीदी ने परफॉर्मेंस किया। डोमेस्टिक में आपके पास मुल्तान का मकबूल जैसा विकेट कीपर मौजूद है। डोमेस्टिक में एक तरफ आप T20 वर्ल्ड कप खिलाने ले जा रहे हैं आजम खान को, और उसके बाद आपने इसको बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया। फिर सरफराज, उसको आपने बेंच में रखा, उसको आपने खिलाया ही नहीं, और यहां पे आपने हारिस को आते ही आपने फौरन खिला दिया। फिर कामरान अकमल, अगर आप पीएसएल की परफॉर्मेंस पे खिला रहे हैं तो कामरान अकमल की परफॉर्मेंस किसी से जो वो ढकी छुपी नहीं है, वो भी बड़े अच्छे बैटर हैं। तो इतने सारे विकेट कीपर के होते हुए उन सबको पीछे करके एक मेकशिफ्ट विकेट कीपर को रिजवान का नेमुल बदल बनाना और उसको ब्लू आई बना के खिलाना किस तरह देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी यही बात की कि आप इस तरह अगर इसको आप कह सकते हैं, पॉलिटिक्स कह सकते हैं, लाइक एंड डिसलाइकिंग कहते हैं, तो ये चीज़ ऑब्वियस सबको नजर आ रही होती है। आपने जो पॉइंट हाईलाइट किए, बिल्कुल अगर इस तरह की चीज़ है, नीयत अगर खराब है तो ये कोई एक अच्छा तर्ज अमल या रवैया नहीं है। देखिए, सिलेक्शन की अगर आप बात करें, सिलेक्टर को यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए। सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है? 2 तरीके होते हैं। एक तो आप टॉप डोमेस्टिक के परफॉर्मर, 5 टॉप बैट्समैन, बॉलर या विकेट कीपर, उनकी डिस्कशन
सिचुएशन होती है, आउट ऑफ द वे आप जिस तरह आजम खान की आपने बात की, बाहर से लड़का ला के खिला दिया, एक दिन पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको डिफेंड करते हैं, फिर जब वो लड़का परफॉर्म नहीं करता तो किस तरह वो 2 दिन बाद वो बुरा कैसे हो जाता है। और या फिर तो दूसरी सिलेक्शन की तरीका ये होता है कि आपकी जो एक आई होती है एज अ सिलेक्टर, आपके पास एग्जाम्पल मोहम्मद यूसुफ की एग्जाम्पल है, तौसीफ अहमद पास में चले जाएं, उनकी एग्जाम्पल है, बगैर वो सिस्टम से बाहर से पिक कर लिया गया और उन्होंने फिर पाकिस्तान के लिए नेशनल लॉयन की आपके पास एग्जाम्पल है। देखिए, या तो होता है कि आपके डोमेस्टिक परफॉर्मर्स होते हैं या तो फिर आपकी सिलेक्टर की आई होती है। तो यहाँ मुझे ये लगता है कि बहुत से लोगों का इन्फ्लुएंस है, ख्वाह वो चेयरमैन हो या बाहर से मीडिया का प्रेशर हो, इस तरह की चीजों की वजह से आप ये इस तरह की हरकतें होती हैं कि लड़के अभी उन्होंने देखें वो PSL की परफॉर्मेंस, T20 की परफॉर्मेंस में वनडे पे प्लेयर कैसे आप खिला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। यासिर अरफात के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इन्होंने सिलेक्शन की बात की, जरा सिलेक्ट भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में सिलेक्शन कमेटी है भी या नहीं है या इनविजिबल है और उसका क्या रोल है। अगर रमीज राजा साहब ने टीम सेलेक्ट कर दी है, उन्हें टीम को तब्दील करना है, तो फिर सिलेक्शन कमेटी का क्या रोल है और रीजन के जो कोचेज उनको सिलेक्टर बनाने का जो ये डिसीजन था, इसको यासिर अरफात किस तरह देखते हैं, बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले यासिर अरफात बात करते हैं सिलेक्शन के हवाले से। यासिर, आपको लगता है पाकिस्तान में सिलेक्शन कमेटी है? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में टीम जा रही है, टीम सेलेक्ट की मोहम्मद वसीम ने, उसके बाद उसको रमीज राजा साहब ने तब्दील कर दिया और फिर सबने देखा कि सही उनकी तब्दीलियां थी क्योंकि टीम ने बाद में जाके परफॉर्म किया। अंडर-19 की टीम पाकिस्तान की जा रही है खेलने के लिए, रमीज राजा साहब ने खुद उसके ट्रायल लिए, बाद में तनकीद हुई, उसके बाद उसको तब्दील कर दिया। अभी एक हफ्ते पहले बाबर आजम कहते हैं कि जी उसको खिलाना टू अर्ली होगा, फिर हम देख रहे हैं कि हारिस को खिला दिया गया। फिर एक वो लीक भी हुई, गुफ्तगू भी लीक हुई है रमीज राजा साहब के हवाले से कि जिस सरफराज का कैरियर जो है वो खत्म हो गया, सरफराज इज ओवर, और हारिस का जो है वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। तो लगता है आपको कि सिलेक्शन कमेटी है? और अगर यासिर अरफात होते मोहम्मद वसीम की जगह, तो क्या सिलेक्शन कमेटी से कुर्सी से चिमटे रहते या अपनी इज्जत, अपनी प्राइड, अपनी साख को बरकरार रखने के लिए फौरन रिजाइन कर देते? लेकिन सबसे पहले तो ये बात है कि जिसका जो काम होता है उसको वो करना चाहिए। अब कप्तान है, उसको कप्तानी करने चाहिए, जो उसको टीम बना के दी जाती है उसको लड़वाना चाहिए। सिलेक्टर का ये चेयरमैन की जो इन्वॉल्वमेंट है, देखिए ना, ये अब चेयरमैन को इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर ठीक है वो पिचेस को भी देख रहे हैं, PSL की भी अंडर-19 की बात कर रहे हैं लड़कियों की, वो चले ठीक है, मगर सिलेक्शन की हद तक जो है चेयरमैन की इन्वॉल्वमेंट की जो खबरें आना, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। मोहम्मद वसीम की बात करें, वो हमारे कोलीग, हम उनके साथ खेलते भी रहे हैं, मगर देखिए जब आप कोई टीम सेलेक्ट करते हैं, जिस तरह मैंने पहले बात की कि अगर आप किसी भी प्लेयर, आजम खान की अगर बात कर लें या कोई और प्लेयर, आप 3 दिन पहले अगर उनको डिफेंड कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये प्लेयर मैं समझता हूँ कि डिजर्विंग है, तो देखिए वो फिर ड्रॉप क्यों हो जाता है 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस के बाद? प्लेयर तो ड्रॉप हो जाता है, सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी क्यों नहीं ड्रॉप होती? ये एक बड़ी सोचने की बात है। अखलाकी तौर पे मोहम्मद वसीम को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि जब उनकी टीम सेलेक्ट की हुई टीम खेलती ही नहीं है तो फिर उनका उस कुर्सी से चिमटे रहने का फायदा क्या है? इखलाक कहाँ यहाँ पे चलते हैं? यहाँ पे तो इखलाक की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे काम है ना। क्योंकि देखिए मोहम्मद वसीम कोई घर तो नहीं बैठेंगे, वो एंकर भी बनना चाहते हैं, वो मैच रेफरी भी बनना चाहते हैं, वो क्रिकेट एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, वो सिलेक्शन कमेटी में भी इन्वॉल्व हैं, वो अपनी अकेडमी भी चला रहे हैं। तो घर का किचन चलाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं उनके पास और बहुत सारे दोस्त हैं उनके जो इस्लामाबाद में बैठकर उनको सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, मगर वो बिल्कुल आप जो कह रहे ठीक है, मगर उसके साथ साथ आप ये भी देखें तो जो उनकी सेलेक्ट की हुई टीम है, ऑल्दो वो चेंज भी होती रही है, रमीज राजा के इन्फ्लुएंस से चेंज भी होती रही है, मगर ऑन दी अदर एंड अगर आप रिजल्ट देखें, मैंने जितना पहले कहा, सीरीज भी तो जीत रहे हैं, 6 में से 5 सीरीज ये लोग जीते हुए हैं। और ऑल्दो वो जिस तरह की वर्ल्ड कप में सिलेक्शन जो जाने से पहले 3 लड़के चेंज हो गए, वो भी एक अजीब सी हरकत थी। अगर कोई और सिलेक्टर होता तो मे बी हो सकता रिजाइन भी कर देता, अगर स्टैंड लेता। कोई और नहीं होता, बल्कि मैं थोड़ा जुमला पे सही कर दूं, कोई इज्जतदार सिलेक्टर होता तो शायद रिजाइन कर देता, कि जिसको अपनी इज्जत का पास होता, शायद अपनी ग्रीन कैप का पास होता वो तो शायद वो रिजाइन कर देता। बहरहाल मैं, मुझे पता पिंडी बॉय हैं आप, ज्यादा कहेंगे नहीं, लेकिन बहरहाल मैं इस गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ये यासिर ये बताइएगा कि अब एक पाकिस्तान के बड़े कोनामश सहाफ़ी हैं, पता नहीं आपने उनका नाम सुना है या नहीं सुना, इदरीस सत्ती साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो महदूद हो गई है, 9 खिलाड़ी पेशावर के, कुछ खिलाड़ी जो है वो लाहौर के हैं। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट वाकई महदूद हो गई? क्योंकि इदरीस सत्ती साहब का एक बड़ा वसी तजुर्बा है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, क्रिकेट जर्नलिज्म में।
देखिए बिल्कुल महदूद है। तो हम लोग पिछले 3 साल से यही कह रहे हैं, जब एहसान मानी साहब और उसके बाद वसीम खान जब आए तो उन्होंने टीमें, और ऑब्वियसली उनका भी काम नहीं था, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी ख्वाहिश थी कि 6 टीमें हो जाएं। ऑब्वियसली 6 टीमें हो गई हैं। इसमें बड़े मुल्क में इसमें एक ही स्पोर्ट खेला जाता है, आपने लिमिटेड लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज कर दी। तो ऑब्वियसली देखिए केपी के हमेशा से वहाँ पे आप पास में भी चले जाए, फजले अकबर, अरशद खान, वजातुल्लाह वास्ती और कई ऐसे नाम उस दौर में बेहतरीन टीम होती थी पेशावर की। और अभी भी लड़के आप देखें, बड़े ही अच्छे लड़के वहां से आ रहे हैं। जो नाम आपने और मैंने लिए, सबजादा, फरहान, कामरान गुलाम, आज तो वो नहीं खेल रहे, वो भी उसी रीजन से या उसी जगह से है। तो बिल्कुल उन्होंने जो ट्वीट किया, उनका कहने का मकसद ये था कि जो एक क्रिकेट पहले होती थी जिसमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती थी, पैटर्न ट्रॉफी होती थी, जिसमें 9 टीमें होती थी, लड़कों को 18 से 20 मैच साल में मिलते थे खेलने के लिए, अपॉर्चुनिटी मिलती थी, वहां से लड़के ग्रूम होते थे। ऐसे ऐसे शहर जिसमें गुजरावाला की टीम होती थी, सियालकोट की, इवन सरगोदा की टीम होती थी, जहाँ से लड़के नईम खान जैसा प्लेयर मिला, नईम खान जैसा प्लेयर मिला था जो सरगोदा से खेलता था, नवाज जैसा प्लेयर मिला जो जबरदस्त बैट्समैन थे। तो अगर क्रिकेट आप बढ़ाएंगे तो ऐसे प्लेयर मिलेंगे। अब जरा मैं आपसे T10 खेलना चाहूंगा, यासिर क्विकली मुझे जवाब दीजिएगा। शान मसूद जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ग्राउंड पे भी जा रहे होंगे इंग्लैंड में, शान मसूद क्या डिजर्व नहीं करते थे यहाँ पे? और यहाँ पे बाबर आजम ने कह दिया उनको नीचे खिलाना ज्यादती होगी। लेकिन हम PSL में देख चुके हैं कि आपके पसंदीदा और हम सबके पसंदीदा परफॉर्मर साहबजादा फरहान 6-7 पे भी खेलते नजर आए, शर्जील खान नंबर 3 पे खेलते नजर आए, लेकिन शान मसूद के लिए कहा जा रहा है उसको नहीं खिलाना, कि उसको नीचे खिलाना ज्यादती होगी। तो देखिए अंदर की जो बातें हैं वो तो कई आप हर एंगल से देख सकते हैं। बहुत सी चीजें, कप्तानी का भी इशू उनका कहते हैं कि उनकी कप्तानी की वजह से भी ये भी है, ऐसी चीजें। मगर शान की मैं यहाँ छोटी सी बात करूंगा, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस उसने जो पिछला साल 2 साल उसने जहाँ पे भी लीग हो, वो काउंटी हो, जहाँ पे भी वो खेले, बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट उस प्लेयर में नजर आई है। मैं अगर उससे बात करूँ तो मेरा यही होगा कि उसको बस अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। और उसको ऐसा तो नहीं लग रहा यासिर कि शान के आने के बाद मजबूत कप्तानी का कंटेंडर मिल जाएगा, पढ़ा लिखा है, परफॉर्मर है, क्रिकेट को समझता है, ग्रूम हो चुका है, तो कहीं खतरे की घंटी बन सकता है किसी के लिए, तो इसलिए इसको खिलाओ नहीं। वो थोड़ी लॉन्ग टर्म है, वो तो अभी आके पहले तो टीम में आना है, टीम के बाद परफॉर्म करना है, वो एक लंबी स्टोरी है। मगर ये हाँ बिल्कुल ये एक पॉइंट ये भी है, मगर अगेन शान को अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। और जब उसको मौका मिले, जिस तरीके से वो काउंटी में और पाकिस्तान की डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म किया है, बेहतर प्लेयर होके आया है, उसको जब भी अपना उसको मौका मिले वो परफॉर्म करे। ठीक है, बिल्कुल मौका मिले परफॉर्म करे। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि मोइन अली ने कह दिया है कि जी अगर मैकलम जो चाहेंगे तो वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहेंगे। मोइन अली का टेस्ट क्रिकेट में वापस आना किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि प्लेयर और परफॉर्मर तो बड़े जबरदस्त हैं, टीम को स्ट्रेंथन भी करते हैं। देखिए डिपेंड करता है, नई मैनेजमेंट आई है इंग्लैंड की टीम में और काफी स्ट्रगल कर रहे हैं ये लोग बैटिंग में स्पेशली, और स्पिन में भी आप देखें कि पार्किंसन आगे खेले, लीच अनफिट हुए, तो वो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर नहीं है। अच्छा, मैकलम ये आते हैं इनकी इंडक्शन टीम। मैकलम को कितना वेलकम किया इंग्लैंड की जो काउंटीज हैं उन्होंने, और उनके आने से क्या इम्पैक्ट आया है, आ सकता है या आएगा? देखिए रॉबर्ट की जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट अब इंग्लैंड के बन चुके हैं, उनका यही होता था या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से कोई ऐसा कोच लेके आया जाए जो एग्रेसिव माइंडसेट से आए, और उनका या पॉन्टिंग उनके जहन में थे, जस्टिन लैंगर थे, और ये तीसरे मैकलम, क्योंकि ये खुद भी एक अटैकिंग प्लेयर थे, एज अ कोच भी इनका जो अप्रोच है वो अटैकिंग है, तो उसकी वजह से इनको लेके आए ताकि इंग्लैंड की जो क्रिकेट है वो जो नीचे जाती हुई नजर आ रही है उसको में बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से उनको लेके आए। ठीक है, और आप तो खेलोगे कैंट से मेरे ख्याल में रॉबर्ट की के साथ? जी बिल्कुल, मैं उनकी कप्तानी में 2 साल खेला हूं। जी बिल्कुल, तो अप्रोच आप यकीनी तौर पे आप उनको बेहतर समझते होंगे। अब ये बताएगा कि जो दूसरी तरफ इंडिया का हम देख रहे हैं, पाकिस्तान से वो हारा, T20 वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी जो परफॉर्मेंस है ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। लोग ये कह रहे हैं कि वो भी फटीक का शिकार हो गई है, वो टीम मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं, फिर उनके ऊपर हमसे ज़्यादा मीडिया का दबाव होता है, ज़्यादा हॉस्टाइल है शायद उनका मीडिया। आपको लगता है कि जो इंडिया की डिक्लाइनिंग की वजह है वो कुछ एक्स्ट्रा और एडिड प्रेशर्स हैं? बिल्कुल सही बात, और मैंने भी यही बहुत पहले रेस की थी कि अब हमने भी अगर अपने प्लेयर को बचाना है तो यही होगा कि उनको लिमिटेड मैचेस खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुकी है, आपको डे इन डे आउट क्रिकेट और फिर ट्रैवलिंग है और इस तरह की चीजें हैं। और इंडिया पे भी मुझे लगता है कि उसका इफेक्ट है। IPL में जिस तरह वो खेलते हैं ज्यादा मैचेस, और 7 से 8 हफ्ते उनके लग जाते हैं IPL में, और इतनी गर्मी में जब वो खेलते हैं तो जब इंटरनेशनल के लिए आते हैं तो वो उनका वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है कि जो टीम इंडिया की 2 साल पहले परफॉर्म कर रही थी वो अब नहीं कर रही। ठीक है, और हम IPL की बात करें तो यासिर वो क्या किस्सा था, वो शाहरुख खान ने आपको ऑफर की थी कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलने की, फिर आप खेल नहीं सके थे?
बस वो उसके बाद फिर पाकिस्तान हालात तो बेहतर नहीं थे कि मुंबई ब्लास्ट लेकिन अजहर महमूद भी तो खेले थे ना, वो इंग्लैंड की नेशनलिटी शो करके, तो आप नहीं खेल सकते थे? क्योंकि आप तो एक जमाने में आयरलैंड या स्कॉटलैंड से खेलने वाले थे। जी जी, वो असल में वो उनकी ब्रिटिश नेशनलिटी थी, तो उस वजह से वो खेल सके। मेरी उस टाइम नहीं थी, मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट था, तो इस वजह से उसके बाद फिर वाकई वो हालात इतने अच्छे नहीं थे कि पाकिस्तान की तो अंटिल आईसीसी इवेंट होते, उसके अलावा तो पाकिस्तान की तो क्रिकेटिंग टाइज बिल्कुल ही खत्म हो गई इंडिया से हालात की वजह से। ठीक है, और लेकिन हालात ऐसे तो थे ना कि आपकी शादी में गंगोली ने शिरकत की, फिर वो ड्रेविड का भी कुछ किस्सा था आपसे मुलाकात के लिए? गंगोली का तो जी बड़ा फन था कि उनको हमने रिक्वेस्ट की और वो आए और शादी अटेंड की, और बड़ा हमारे लिए मतलब अच्छा लगा, वो बड़ा अच्छा हुआ। द्रविड़ भी, मैं जितने भी इंडियन क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ मैं खेला हूँ, या इवन लक्ष्मण के साथ भी मैं थोड़ा उनके बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ डीलिंग होती है। एज अ प्लेयर, एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे लोग हैं, और उनसे बड़ा सीखने को भी ऑब्वियसली। जब उनके साथ काउंटी में द्रविड़ स्कॉटलैंड के लिए खेले, मैं भी खेला था, लक्ष्मण लंकेशर के लिए उनके अगेंस्ट में यहाँ पे खेला, तो बड़ा अच्छा उनको बात करके उनसे आप क्रिकेटिंग जब बात करते हैं आपको तो आपकी बड़ी दोस्ती है। मेरे सवाल इसीलिए थोड़ा सा बेस बनाई कि आपकी बड़ी दोस्ती है। प्लेयर बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होनी चाहिए, मजा आता है खेल के? बिल्कुल ऑब्वियसली वो भी चाहते हैं और हमारे भी प्लेयर्स चाहते हैं, और एक दोनों मुल्कों के प्लेयर को एक मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जब वो परफॉर्म करते हैं तो सालों साल उनकी परफॉर्मेंस याद रखी जाती है। तो ये इश्यू जो है ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। तो जब हालात बेहतर होंगे तो डेफिनेटली दोबारा खेलेंगे, आवाम भी जाएगी, देखने भी जाएगी, और आप लोग मीडिया के लोग, आप लोग जाके कवर भी करेंगे। और क्या वजह लगता है आपको? क्या जब आपसे मैं बात करता हूँ या आप जैसे दीगर जबरदस्त प्लेयर से बात करता हूँ, सब कहते हैं इंडियन प्लेयर आके खेलना चाहते हैं। प्राइवेट हम इंडियन प्लेयर से हम बात करते हैं, वो भी कहते हैं हम आके खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर वहां खेलना चाहते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं, जब इंटरव्यूज देते हैं, जब अपनी गुफ्तगू करते हैं, तो पाकिस्तान का नाम लेते हुए थोड़ा कतराते हैं। अभी उमरान मलिक जो एक नई सेंसेशन है, उन्होंने कहा कि शुरू में तो उनके बारे में यह आया सुनने में कि वकार यूनुस उनके आइडियल हैं, फिर वो कहने पर मजबूर हो गए वकार यूनुस को वो फॉलो नहीं करते, मेरे आइडियल शामी, बुमराह, इस टाइप के बॉलर हैं। बस प्लेयर्स की कुछ मजबूरी होती है, उसको कुछ कर नहीं सकते, तो अब इसके बारे में अब क्या कह सकते हैं। बस वो थोड़ा सा अपना बच बचाव करके वो बयान देने पड़ते हैं, नहीं तो क्रिटिसिज्म काफी। अच्छा, ये मजबूरी आप लोगों को भी फेस करनी पड़ती है कि परफॉर्म करो तो टीम के साथ उस कोच का नाम लो, नहीं तो नाराज हो जाता है वो? ये तो काफी अर्से से चलता हुआ आ रहा है, और ये एक रवैया जो है ना हमारे कोचेस को चेंज करना पड़ेगा। बल्कि वो सेरेमनी से पहले, मैन ऑफ द मैच की सेरेमनी से पहले अक्सर कोचेस ये कहते हैं कि हमारा नाम लेना, तो ये एक रवैया जो है कोचेस का हमारा बेहतर करना पड़ेगा, और इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए प्लेयर्स को एज अ कोच। आप ठीक है, आप स्किल उनकी बेहतर करें, बाकी चीजें, मगर आप जबरदस्ती किसी भी प्लेयर को ये ना कहें कि मेरा नाम जाके मैन ऑफ द मैच में या सोशल मीडिया या टीवी पे नाम लिया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच यासिर अरफात, आप हमारे साथ मौजूद थे, और इंग्लैंड से यासिर अरफात ने हमारे लिए वक्त निकाला, कोचिंग के असाइनमेंट पे भी इनको, लेकिन उसके बावजूद ये जी स्पोर्ट्स के लिए इनकी मोहब्बत है जो हमेशा से है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह इनकी मोहब्बत का रिश्ता, खुलूस का रिश्ता, हमारे साथ जो एतमाद का रिश्ता है वो कायम रहे। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।